हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। हम लोग कर रहे थे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमने देखा किस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कंडीशन था टॉटोमेरिज्म का? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए था और एक हाइड्रोजन बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए था। उसके बाद हमने देखा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किस तरह से टॉटोमर्स को लिखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स देखा कि कौन सा टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली कीटो वाले जो टॉटोमर होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनॉल टॉटोमर्स। लेकिन कुछ केसेस हमने ऐसे देखे थे जिसमें इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाता था कीटो से, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग फैक्टर मिलता था। जैसे यदि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। यदि किसी का इनॉल एरोमेटिक बन जाए तो वो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और वहां पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक बार बार पूछते रहता है एग्जामिनेशन में, वो है इनॉल कंटेंट। इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इनॉल कंटेंट पे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना इनॉल कंटेंट है ये पूछा जाता है। दो कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा है, आप ऑर्डर बताएं। मतलब इनॉल कंटेंट के ऑर्डर से रिलेटेड सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम वही समझेंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के इनॉल कंटेंट को। इनॉल कंटेंट कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी टॉटोमर है उसमें कितना इनॉल फॉर्म में रहने की पॉसिबिलिटी है, कितना इनॉल कंटेंट है, कितना परसेंट इनॉल है और कितना परसेंट कीटो है। जिसमें जितना ज्यादा परसेंट इनॉल होगा हम कहेंगे उसका इनॉल कंटेंट उतना ज्यादा है। ये मेनली चार बातों पे डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड का इनॉल कंटेंट। पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। सीधी सी बात है, अगर किसी कंपाउंड में इनॉल की स्टेबिलिटी, इनॉल बनने के बाद यदि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इनॉल की, तो वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश ज्यादा करेगा क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो उस मॉलिक्यूल का इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इनॉल कंटेंट is directly proportional to stability of enol. Stability of enol. Stability of enol. जितना स्टेबल इनॉल बनेगा उस कंपाउंड में उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट मौजूद होगा। दूसरा है एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वहां पे क्या होता है, एक जगह से हटके और दूसरे जगह जाता है। तो जितना ज्यादा उस हाइड्रोजन की एसिडिटी होगी, एसिडिटी का मतलब समझते हैं, जितनी आसानी से वो H+ के रूप में डोनेट कर दिया जाएगा ताकि वो मूव करके दूसरे जगह पे जा सके, जितना ज्यादा एसिडिटी उस हाइड्रोजन एटम की होगी जिसको इनोलाइज होना है, वो भी बढ़ा देगा इनॉल कंटेंट को। अगर मान लो कोई हाइड्रोजन है जिसको इनोलाइज होके ऑक्सीजन पे जाना है और उसकी जो एसिडिटी है वो बहुत अधिक है, यानी वो आसानी से वहां से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इनॉल में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए इनॉल कंटेंट एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से लिख सकते हैं इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तीसरा है सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में आप बात कर रहे हैं? मान लीजिए आप एसीटोन ही ले रहे हैं। एसीटोन में क्या होता है, एसीटोन ही ले रहे हैं और आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इनॉल कंटेंट कितना है, तो वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप गैसियस फेज में इनॉल कंटेंट हमसे पूछ रहे हैं कि एक्वस में फेज में पूछ रहे हैं। तो सॉल्वेंट भी अच्छा खासा रोल अदा करता है इनॉल कंटेंट पे। किस तरह से रोल अदा करेगा वो हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। चौथा जो चीज है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी इनॉल कंटेंट डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम हो तो इनॉल कंटेंट क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो तो इनॉल कंटेंट पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। इससे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनॉल कंटेंट। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है जिसको हम एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं और एक ये कीटोन है ना। इस कीटोन और इस अल्डिहाइड में किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा है? तो आप क्या करें, सबसे पहले इनॉल बना के देखें। देखिए इसका इनॉल बनाएंगे
तो यहां से H जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH H, यही होगा। इससे आप इनॉल बनाए, इससे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH, यहां का हाइड्रोजन हटा के हम ऑक्सीजन पे ले जा रहे हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा, CH3। इस कंपाउंड का ये इनॉल है और इस कंपाउंड का ये इनॉल है। अब हमको कंपेयर करना है कि किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा है, इस कंपाउंड में ये फॉर्म ज्यादा अवेलेबल है या इस कंपाउंड में ये फॉर्म ज्यादा अवेलेबल है। दोनों के इनॉल कंटेंट को कंपेयर करना है। तो पहले तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। ये देखेंगे कि किस कंपाउंड का इनॉल ज्यादा स्टेबल है। जिस कंपाउंड का इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड में इनॉल कंटेंट भी अधिक होगा। ये है इनॉल। इनॉल की स्टेबिलिटी यहां हम देखते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी से। यहां पर देखिए ये जो इनॉल बना है इसमें अल्कीन के पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस इनॉल में ये अल्कीन के पास कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि अल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, यानी ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो इसको इस इनॉल में कन्वर्ट होने की जल्दी भी ज्यादा होगी, ज्यादा इच्छा होगी कि ये अपने इनॉल में बदल जाए क्योंकि इसका इनॉल स्टेबल है। तो इस कंपाउंड का इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल के आधार पे कि मॉलिक्यूल जो सेकेंड है उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो अगर हम इनॉल कंटेंट का ऑर्डर लिखें, इनॉल कंटेंट का यदि हम ऑर्डर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड वन का इनॉल कंटेंट ज्यादा है किसके तुलना में, फर्स्ट वन की तुलना में। ये बात समझ में आ गई। तो पहला हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल के आधार पे। उसी तरह से यहां देखें, यहां पर CH3 COO CH3 है और वहां पे ये है। यहां पे देखें इनॉल बना ले पहले आप, एक जगह से हाइड्रोजन ले जाए तो CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड CH3, जहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है इसके पास CH3 के पास। अच्छा, इससे इनॉल बनाते हैं, इधर इधर का हाइड्रोजन ले जाए या फिर इधर का, मान लीजिए इधर का हाइड्रोजन है, इसको हम मूव करा के इनॉल बना रहे हैं। इससे जो इनॉल बनेगा, डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहां पर जो ये है इनॉल, ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, एक CH2 कहां प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है इस अल्कीन के तुलना में, क्योंकि यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस कंपाउंड का इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑर्डर जो हो जाएगा इनॉल कंटेंट का, इनॉल कंटेंट, ये सेकेंड वन की इनॉल कंटेंट ज्यादा होगी फर्स्ट वन से। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सेकेंड में जो इनॉल बना है वो ज्यादा स्टेबल है पहले वाले से। अगला देखते हैं, ये देखिए कीटो फॉर्म, और यहां भी क्या है, ये एस्टर है, ये कीटोन है और ये एस्टर है। कीटो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया हम एस्टर ग्रुप से। इससे देखते हैं इनॉल कंटेंट पे क्या असर पड़ता है। तो आप ये बताएं कि ये ज्यादा इनॉल कंटेंट रखेगा या ये ज्यादा इनॉल कंटेंट रखेगा। ठीक है, तो एक तो हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से कि जो इनॉल ज्यादा स्टेबल बनाता था वो ज्यादा इनॉल कंटेंट रखता था। दूसरा हमने ये भी फैक्टर देखा है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को एसिडिटी ज्यादा होगी, जिस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इनॉल कंटेंट रखेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन रिमूव कर लेना है, पहले हाइड्रोजन निकाले। यहां से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो ये हाइड्रोजन जाएगा, इससे जो बनेगा वो देखिए CH2 पे क्या आएगा, माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यहां से हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं तो माइनस हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन आप हटाएं तो CH2 पे माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5। ये देखें कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है।
तो ये पता करने के लिए आपको उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। जो बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसमें कन्वर्ट होने के लिए ये ज्यादा तत्पर होगा, और ये ज्यादा आसानी से कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि H+ आसानी से डोनेट कर दिया जाता रहा होगा, इसलिए इसका इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन यदि आपको देखना है तो आप उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएं, और यदि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो उस एसिड की एसिडिटी ज्यादा। तो हमने H हटाया, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस बना और एक कॉन्जुगेट बेस यहाँ बना। अब देखिए इन दोनों की स्टेबिलिटी देखें, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे देख पाएंगे उससे, यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है और कोई भी मॉलिक्यूल हो वो चार्ज में रहना पसंद नहीं करता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, वो न्यूट्रल होना चाहता है। और यदि चार्ज है तो चार्ज को मिनिमाइज करना चाहता है, चार्ज को डिस्पर्स करना चाहता है पूरे मॉलिक्यूल में, आइदर वो रेजोनेंस के थ्रू हो, उसमें एक्सेप्टर लगा दीजिए। यदि निगेटिव चार्ज है तो क्या लगा देंगे, एक्सेप्टर, जो उस निगेटिव चार्ज को पुल करे और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज फिक्स नहीं है। आप देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, ये डीलोकेलाइज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू। ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, और जितना आसानी से ये निगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे भी ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को अगर सिर्फ देखें तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। जो जितनी आसानी से ये जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो जितनी आसानी से इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर पुल कर पाएगा वो उसकी स्टेबिलिटी को उतना बढ़ाएगा। यहां पर देखिए सिर्फ यही निगेटिव चार्ज है जो घूम के ऑक्सीजन के पास जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जो है वो भी डोनेट किया जा सकता है और इस ऑक्सीजन की प्यास को बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्यासा था और ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के निगेटिव चार्ज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, जो कि इस कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन थोड़ी तृप्त है, ये ऑक्सीजन थोड़ा क्या है, तृप्त है। इसकी भूख इस ऑक्सीजन से भी मिट रही है, क्योंकि यहाँ का भी लोन पेयर क्या हो सकता है, डोनेट हो सकता है। तो इसके पास अब उतना नेचर नहीं है कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, क्योंकि कुछ कमी यहां से भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो ये इस नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छा डिस्पर्स नहीं कर पाएगा जितना अच्छा इस मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो रहा है। कहने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इसके तुलना में, इसके तुलना में। और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, यानी ऊपर वाले जो पेरेंट एसिड है उसकी एसिडिटी अधिक होगी। एसिडिटी अधिक होने का मतलब है आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और यही तो कहना है कि जो आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर दे, जिस कंपाउंड की एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की एसिडिटी अधिक हो, वो इनॉल कंटेंट ज्यादा रखेगा। तो कंपाउंड 1 का इनॉल कंटेंट कंपाउंड 2 के तुलना में ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनॉल कंटेंट ऑफ कंपाउंड 1 इज ग्रेटर देन कंपाउंड 2, क्योंकि कंपाउंड 1 में इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की एसिडिटी अधिक है। तो दो फैक्टर हमने देखा, एक स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से देखा और दूसरा एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन से भी देखा कि जो अधिक होता है उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है। एक लाइन लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ कीटो ग्रुप बाय एस्टर ग्रुप डिक्रीजेज इट्स इनॉल कंटेंट। ऑब्वियसली यहां पर कीटो ग्रुप था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एस्टर ग्रुप से। इससे फर्क क्या पड़ा, जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन था उसकी एसिडिटी घट गई, उसकी एसिडिटी घट गई, क्योंकि यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को इधर से भी ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को संतृप्त कर देता है। तो इधर से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने का रेट क्या हो जाता है, कम जाता है। तो अगर कोई भी कीटो ग्रुप है वो इनॉल कंटेंट ज्यादा रखेगा, लेकिन यदि आप कीटो ग्रुप को रिप्लेस करेंगे एस्टर ग्रुप से तो उसका इनॉल कंटेंट घट जाएगा। यहां पर देखिए एक एग्जांपल और लिखा हुआ है, तीसरा, यहाँ पे CH2 है, इधर भी एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आपसे यदि पूछे कि इनॉल कंटेंट किसका अधिक होगा, CH2 माइनस, तो यहां पर क्या होगा, CH माइनस। और इसके पास दोनों तरफ जा सकता है, इधर भी आ सकता है और किधर जा सकता है, इधर भी। तो इसके पास दो दो रास्ते हैं, ये बीच वाला है ना, तो इसके पास दो दो रास्ते हैं, तो तीसरे का सबसे ज्यादा हो जाएगा, थर्ड वन का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट वन,
और सबसे कम किसका होगा, सेकेंड वन का। ये बात सही है कि इनॉल कंटेंट के लिए क्या उत्तरदायी है, कीटो ग्रुप। यदि इसको एस्टर ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो इनॉल कंटेंट घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखें दो दो एस्टर है, लेकिन ये CH2 कहाँ है, बीच में है। इसके पास दो दो रास्ते हैं इस निगेटिव चार्ज को। यदि H+ हटेगा तो यहाँ का माइनस इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें होगा, तीसरे में, उसके बाद फर्स्ट में, उसके बाद सेकेंड में। कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं और इनमें कंपेयर करना है इनॉल कंटेंट को। तो पहला जो होगा, पहला का इनॉल बनेगा कैसा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। दूसरे वाले का इनॉल बना है तो कहां से हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से। तो यहां से जो बनेगा वो इनॉल होगा कुछ इस तरह से, OH। इसका अगर इनॉल बनाएंगे, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक यहां है, एक यहां जाएगा और OH। और इनॉल कंटेंट आपसे पूछा जा रहा है तो आप इनॉल की स्टेबिलिटी देख लें। क्या करें, इनॉल की स्टेबिलिटी देख लें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये फिनॉल, ये तो एरोमेटिक हो गया तीसरा। उसके बाद किसमें इनॉल कंटेंट होगा, दूसरा। उसके बाद किसमें इनॉल कंटेंट होगा, पहला। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से भी आप पहचान सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, देखिए ये डबल बॉन्ड O है और मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पे निगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ इसका। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस, और डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहाँ पे। डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स होने का मौका, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस ज्यादा अच्छे से हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो यहाँ पे एसिडिटी भी बढ़ रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है और नेगेटिव चार्ज इधर भी डिस्पर्स हो सकता है। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, एसिडिटी भी बढ़ रही है, जिसके कारण इनॉल कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, आप ये देखें, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, किसमें इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर अगर करें इनॉल बनाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। इसमें कहां पे आएगा, OH और डबल बॉन्ड PH। ये डबल बॉन्ड देखें, इसके साथ अगला PH जो होगा फिनाइल ग्रुप, उसके साथ रेजोनेंस में होगा। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है ना, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसका इनॉल स्टेबल, इसलिए इनॉल कंटेंट 2 का ज्यादा होगा 1 से, 2 का ज्यादा होगा 1 से। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका होगा, तीसरे का। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आप यहाँ पे ध्यान दें, इसको देखें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कौन सा है, यही है। इधर इधर तो एस्टर ग्रुप है। यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों कीटो ग्रुप है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा, तीसरा। एसिडिटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। यहाँ पर एक कीटो ग्रुप को एस्टर ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है, तो एसिडिटी इस हाइड्रोजन की क्या हो गई, घटी। पहले जो नेगेटिव चार्ज आसानी से इधर जा रहा था, अब इधर से भी आने के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। तो ये 2, और सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों कीटो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है 2 एस्टर ग्रुप से, जो उसकी एसिडिटी को और ज्यादा घटा देगा। तो इनॉल कंटेंट और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो 3, 2 एंड 1, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इनॉल कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से इनॉल कंटेंट कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और बच जाता है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इनॉल कंटेंट और आइसोटोप एक्सचेंज। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म के, वो मेरा लास्ट क्लास होगा टॉटोमेरिज्म का। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहे। थैंक यू।